हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। उससे पहले हम सबसे पहले फ्रांस का ज्योग्राफिकल देखेंगे कि हम फ्रांस का पोजीशन कहाँ है यूरोप में। फ्रांस एक यूरोपीय कंट्री है। देखिए, फ्रांस के पूर्व में स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में हॉलैंड, बेल्जियम और नीचे भूमध्य सागर है। ये फ्रांस यूरोप में एक देश है। हम लोग इसकी क्रांति को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि फ्रांस में आखिर क्रांति क्यों हुई, उसके कारण क्या थे। तो हम लोग सबसे पहले फ्रांस के क्रांति के कारणों को देखेंगे। कारण जानने के लिए उसके समाज को हम देखेंगे कि फ्रांस का समाज 1789 ईस्वी में क्रांति से पूर्व कैसा था, यानी फ्रांसीसी समाज में क्या था, कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस समय 1774 ईस्वी में फ्रांस का जो राजा था वो 1774 ईस्वी में बना बूर्बो वंश का था। तो बूर्बो वंश का राजा बना लुई 16। ये रोमन में हमने लिखा है लुई 16 फ्रांस की गद्दी पे बैठा था। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। इसके बनने के बाद, जिस वक्त ये बना उससे पहले से लुई 14 के समय से ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति दयनीय थी। यानी जब लुई 16 राजा बना उस वक्त उसके राज्यारोहण के समय फ्रांस का जो वित्तीय संसाधन था पूरा नष्ट हो चुका था, खजाना खाली था। इसको लेकर के राजा को, और वर्साए फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहाँ वर्साए में एक विशाल ये राज दरबार था, महल था। तो राजा का महल जो था वो वर्साए में था, और ये इसकी शान और शौकत बहुत ज़्यादा थी, जिस पर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रहा था शुरू से ही। लुई 16 के समय तक आते आते ये और भी बढ़ गया था। लुई 16 के समय एक और ख़ास बात हुई थी कि अमेरिका के 13 उपनिवेश थे जिस पर कब्ज़ा ब्रिटिश का था। उपनिवेशों पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था और इसे ब्रिटेन से मुक्त कराया गया। ब्रिटेन का इस पर अधिकार था, कब्ज़ा था, जिसे मुक्त कराने में फ्रांसीसियों ने मदद की थी। लुई 16 के शासनकाल में ही ये काम हुआ था। तो इसको आज़ाद कराने में भी, इन 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में भी इसका बहुत पैसा खर्च हुआ था फ्रांस का। इसको आज़ाद कराने में भी फ्रांस का पैसा बहुत खर्च हुआ। तो इन कारणों से और पहले से भी इस युद्ध के चलते, इस युद्ध में फ्रांस का लगभग 10 अरब लिब्रे उस समय फ्रांस की करेंसी थी, लिब्रे खर्च हुआ था इस युद्ध में, जहां अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद ब्रिटेन से कराया फ्रांस ने लुई 16 के ज़माने में, और लुई 16 के 10 अरब लिब्रे खर्च हुए। लिब्रे फ्रांस की करेंसी है। तो और पहले से भी बहुत बोझ चढ़ा हुआ था। इन सब कारणों से जो कर्जदाता थे, यानी फ्रांसीसी प्रशासन से, राजा से, जिन लोगों ने कर्ज दिया वो उसका 10% मांग रहे थे ब्याज। तो 10% ब्याज बहुत ज़्यादा था, ब्याज पर कर्ज चुकाना पड़ रहा था फ्रांस को।
इन सब कारणों से उसका खजाना खाली हो चुका था। फ्रांसीसी सरकार का बजट बहुत ज़्यादा था, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसके अपने नियमित खर्चे, जैसे सेना पे खर्च या उसका रखरखाव, राज दरबार का खर्च, ये सारे बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा सरकारी कार्यालय थे या विश्वविद्यालय थे, इनका खर्च, इन सब का खर्च, विश्वविद्यालयों का खर्च, ये सब बहुत ज़्यादा था। इन सब के चलते फ्रांसीसी सरकार करों के बोझ के तले दब गई थी और वो बाध्य हो गई थी कि अब इसकी पूर्ति करे, मैंने खजाना को भरने के लिए वो बाध्य हो गई थी कि वो जनता पे कर बढ़ाए। इसलिए 18वीं सदी में, यानी कि हम लोग 1789 18वीं सदी को कहते हैं, ये 18वीं सदी चल रही है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज इसके अलावा था कि 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कारण। पहला कारण तो ये था कि राजा और उसका खर्च बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते खजाना खाली हो चुका था। दूसरा था उसका समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, जिसको स्टेट्स कहते थे। ये जो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था समाज, उसमें पहला था प्रथम स्टेट्स, जिसके अंतर्गत पादरी वर्ग के लोग आते थे, यानी चर्च था। दूसरा था द्वितीय स्टेट्स, इस स्टेट्स के जो लोग थे उसमें कुलीन वर्ग था, यानी जो बहुत ज़्यादा धनी थे या जो राज दरबार के परिवार के लोग थे। और तीसरा जो स्टेट्स था, तृतीय स्टेट्स में, ये स्टेटस के जो लोग थे, इसमें फिर 3 ग्रुप था। एक था जो बड़े व्यापारी थे, वकील थे, कर्मचारी थे, और इसके अलावा जो दूसरा था उसमें किसान थे, कारीगर थे, और लास्ट जो था जिसमें छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि थे। इस तरह समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, जो सबसे रिच था, कुलीन वर्ग जिसमें द्वितीय स्टेट से लोग थे, और तृतीय स्टेट्स 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसमें भी 3 ग्रुप था, जिसमें पहला जो था बड़े व्यापारी, वकील और कर्मचारी, ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था जो धनी था। लेकिन इसके बाद जो किसान और कारीगर या भूमिहीन किसान थे, वो लोग बहुत अत्यंत गरीब थे। अब ऐसी स्थिति में जब खजाना खाली था, राजा के समय सामने बस एक ही चारा था कि वो खजाना को भरने के लिए या अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर लगाए। और इस कर को लगाने के लिए फ्रांसीसी समाज जो था वो मध्यकालीन सामंती, उस समय सामंती व्यवस्था यानी राजा के नीचे जो लोग थे वो लोग बहुत बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे और उनको भी बहुत सारी पावर हुआ करते थे। तो प्राचीन ये जो 1789 ईस्वी में लुई 16 के समय में ये सामंती व्यवस्था लागू थी। ये वर्ग व्यवस्था जो था उसमें पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। इस फ्रांसीसी समाज के जितनी भी आबादी थी उसमें 90% लोग जो थे वो सिर्फ किसान ही थे। बाकी के जो 10% लोग थे उसमें अमीर लोग थे। अब लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस किसान में भी 90% किसान में भी ऐसे किसान बहुत कम थे जिनको ज़मीन अपनी मालिक, जो ज़मीन के मालिक थे। ज़्यादातर किसान भूमिहीन ही थे, बहुत कम किसानों के पास अपनी ज़मीनें थी। 60% ज़मीन पर तो 60% ज़मीन जो थी, ज़मीनों पर केवल कुलीनों का ही अधिकार था। कुलीन मतलब कि बहुत ज़्यादा अत्यंत राजदरबारी लोग, तो कुलीन वर्ग और चर्च का अधिकार था। या जो तीसरे वर्ग के, तीसरे स्टेटस के जो लोग थे, तीसरे स्टेटस के जो लोग थे उसके जो अमीर लोग थे, इसके अमीर लोग, बस इन्हीं का अधिकार था 60% ज़मीनों पर।
बाकी 40% पे किसान मजदूर या जो लोग थे उनकी। तो इस तरह इस समाज में, फ्रांस के समाज में ये इतना भेदभाव था। प्रथम दो जो स्टेट्स थे उसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोग थे जो बहुत विशेष अधिकार था। जैसे कि ये दोनों वर्ग जो था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जो राज दरबार के लोग थे, और ये पादरी चर्च के लोग थे, ये चर्च से रिलेटेड थे। इन दोनों के पास ही सारे विशेष अधिकार थे, इन्हीं के पास धन भी ज़्यादा था। तो ये दोनों लोग जो थे बहुत विशेषाधिकार जो जन्म से ही इनको प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार तो ये था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में इन्हें छूट मिली हुई थी। ये लोग राज्य को कोई कर नहीं देते थे। कर देने वाला ग्रुप ये था, तीसरा स्टेटस। और ये जो तीसरे स्टेट्स के लोग जो कर देते थे, ये प्रथम था, ये द्वितीय था और ये तृतीय। इस तीसरे स्टेट्स में भी नीचे वाले जो दोनों थे उन्हें ज़्यादा भार था। तो कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे। इन लोग को कुछ अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी ये लोग जो थे कुलीन वर्ग, ये किसानों से ये वर्ग कुलीन वर्ग सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, इसके अलावा किसान बहुत चीज़ करते थे। किसान इन्हें कर भी देते थे, इन दोनों को कर देते थे। तो इन दोनों वर्गों को किसान कर भी देता था, इसकी सेना में भी शामिल होता था, इसके घरों में भी काम करते थे। सड़क निर्माण अगर हुआ तो उसमें भी, यानी हर काम में किसान लगाए जाते थे। चर्च भी किसानों के कर से, अब जो चर्च कर लेता था उसे टाइप कहते थे। देखिए, पहला जो प्रथम स्टेट है चर्च, ये भी कर लेता था। ये जो कर लेता था उसे टाइद बोलते थे। जो किसान वर्ग के लोग देते थे, ये टाइद कर था। जो धार्मिक कर था, ये धार्मिक कर था, क्योंकि धर्म के नाम पर लिया जाता था। और कुलीन वर्ग के लोग जो कर लेते थे, यानी राज दरबार के लोग जो कर लेते थे, राजा और उसके सामंत लोग, उसको टाइल बोलते थे। तो टाइल और टाइद ये दो प्रकार के कर थे जो चुकाना किसानों को पड़ता था। तो ये धार्मिक कर था और ये प्रत्यक्ष कर था। ये याद रखना आपको, ये धार्मिक कर है जो चर्च ले रहा है, और ये कुलीन वर्ग जो प्रत्यक्ष कर लेता था। और अनेक इसके अलावा कुछ और भी अन्य अप्रत्यक्ष कर भी थे। अप्रत्यक्ष कर में जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोज की यूज़ जो अप्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर में जैसे जो रोज़ का डेली यूज़ की चीज़ है उस पर लगा हो जाता था, जैसे नमक है, तंबाकू है, रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगाया हुआ था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से होता था। इस तरह जब सरकार का या राजतंत्र का खजाना खाली हो गया तो उसको कर से जो पूरा किया गया, उसमें धर्म कर, ये धार्मिक कर जो चर्च लेता था किसानों से, उसे टाइद कहते थे। कुलीन वर्ग जो लेता था उसे टाइल कहते थे। और इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे जो तंबाकू, नमक आदि रोज़ाना की यूज़ की वस्तुओं पर लगा करता था। इस तरह और ऐसा समाज था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोगों को जीने के लिए अब बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। उस समय क्या था कि इसकी जनसंख्या जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, फ्रांस की जनसंख्या, है ना। अब हम आए, ये सारे कारण हम पढ़ रहे हैं कि कैसे फ्रांस में क्रांति हुई और क्यों हुई, ये क्रांति क्यों हुई। तो अब हम इसकी जनसंख्या को देखते हैं जो 1715 ईस्वी में, इसकी जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। वो बढ़ करके 1789 यानी क्रांति के समय वो बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई थी। इस तरह बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की समस्या थी। खाद्यान्न उस मात्रा में बढ़ नहीं रहा था, उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, तभी लोगों की खाद्यान्न की समस्या का पूर्ति होगी। तो लोग पाव रोटी, इसलिए जो कि खाद्यान्न नहीं बढ़ रहा था लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उन लोगों का मुख्य नाश्ता या खाना जो था वो ब्रेड था, यानी जिसे पाव रोटी वो लोग बोलते थे। तो पाव रोटी जो थी वो उसकी कीमत आसमान छूने लगी, तो उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। अधिकतर जो कामगार थे वो कारखानों में काम तो करते थे, लेकिन मजदूरी करते थे, लेकिन उसकी मजदूरी तय करते थे उसके मालिक कि उन्हें कितनी मजदूरी मिले। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर
के अनुसार नहीं बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ रही थी किंतु मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। तो ये भी एक कारण था, महंगाई के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। इस कारण से मजदूर खफा थे या नाराज़ थे और राजा कुछ नहीं कर पा रहा था। अब फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही थी। जो अमीर थे बहुत ही अमीर थे, राजदरबारी के लोग थे। जो गरीब थे वो एकदम ही गरीब थे। स्थितियाँ तब और बदतर हो गई जब सूखे और ओले के प्रकोप से, इसके अलावा कभी कुछ प्राकृतिक आपदा पड़ जाती थी तो और भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। इस तरह जीविका संकट में थी। ये भी एक कारण था फ्रांस में कि जीविका संकट में थी और इसके लिए कुछ भी राजा की तरफ से नहीं किया जा रहा था। आगे है कि यहाँ पे जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उसमें भी 3 भाग के लोग थे। तो तीसरे स्टेट्स में जो ऊपर के लोग थे, तीसरे स्टेट में जो ऊपर वाले वर्ग के लोग थे, बड़े व्यापारी, वकील, कर्मचारी, पढ़े लिखे लोग, ये लोग थोड़े अच्छी स्थिति में थे। आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी अच्छी थी। ऐसे लोगों का एक नया वर्ग ज़्यादा तेज़ी से उभरा इस समय। और ये लोग जो उभरते वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ये लोग पढ़े लिखे थे और इन्हें लगा कि इस तरह समाज की, फ्रांसीसी समाज में बहुत असमानता है जिसे दूर करना ज़रूरी है। तो इन्होंने जो तीसरे स्टेट्स के पहले वर्ग के लोग, तीसरे स्टेट्स में जो सबसे ऊपर थे, यानी पढ़े लिखे लोग, जिसमें वकील और व्यापारी लोग थे, ये लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों ने ये महसूस किया कि समाज में जो अव्यवस्था है इसे दूर किया जाए। और समाज की अव्यवस्था को दूर करने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया, तो इससे ये तीसरा वर्ग जो था मध्यम वर्ग के नाम से उभरा। इसे मध्यम वर्ग कहा गया। अब इन्हीं का रोल है पूरा क्रांति में, क्योंकि इन्होंने ही जागरूकता फैलाई और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी कि राजा के अधिकारों को कम किया जाए और जन सामान्य को अधिकार दिए जाएं, ताकि यह असामाजिकता दूर हो, समाज में जो असमानता है वो दूर हो। तो उन्होंने, शिक्षित वर्ग के लोग थे, इसलिए इन्होंने बहुत कोशिश की। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का इस तरह उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। ये एक नया प्रयोग था। इसलिए समुद्र पारी व्यापार और ऊनी रेशमी ये बहुत ज़्यादा समर्थ थे। क्योंकि इन्होंने व्यापार, इसमें मोस्टली व्यापारी लोग थे जो ऊनी और रेशमी वस्त्र का व्यापार करते थे। इसके वजह से इन्हें बहुत पैसा था। तो ये संपन्न भी थे और पढ़े लिखे भी थे, इसलिए इन्होंने बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन व्यापारियों को और निर्माताओं, इसमें उत्पादन करने वाले लोग भी थे। तो व्यापारी और उत्पादन करने वाले लोग, निर्माता लोग जो थे, वो प्रशासनिक सेवा में थे, वकील थे, पेशेवर लोग थे, ये सभी पढ़े लिखे थे। और इनका ये मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जो विशेषाधिकार है वो जन्मजात नहीं होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं फ्रांस के समाज में कुलीन वर्ग को और चर्च को, यानी पादरी वर्ग को, जो ऊपर के 2 वर्ग थे, उन्हें जन्मजात अधिकार प्राप्त थे, विशेषाधिकार, बहुत सारे पावर्स। तो ये लोग, मध्य वर्ग के लोगों ने ये कहा या ये महसूस किया कि ये पावर, ये विशेषाधिकार जन्मजात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जन्मजात ना होकर के योग्यता पे आधारित होनी चाहिए। जन्मजात ना होकर योग्यता पे आधारित हो, यानी जो योग्य हो उसी को ये पावर मिले। इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसी मसले को लेकर के ये आगे बढ़े। तो इन्होंने योग्यता पर अधिकार की मांग की और इस तरह से समान नियमों के चलते इन्होंने इसी विचारधारा को लेकर फ्रांस में कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ विचारक आए या दार्शनिक जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने नए विचार रखा। कुछ दार्शनिक हैं जिसमें जॉन लॉक का नाम है, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने ये कहा कि ये विशेषाधिकार जो ऊपरी 2 वर्ग को मिला हुआ है, प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को, वो ना होना चाहिए। और इन लोगों ने अपनी किताबों के आधार पर
जैसे राजा फ्रांस में क्या था कि राजा अपने को दैवी शक्ति का अधिकार मानता था, माने अपने को मानता था कि मुझे देवी देवताओं की ओर से शक्ति मिली हुई है, दैवी शक्ति इसको बोलते हैं। तो दैवी शक्ति का उन्मूलन किया। इन विचारकों ने दैवी शक्ति का खंडन किया कि राजा में दैवी शक्ति है, इस बात का खंडन किया, वो इन्होंने नहीं माना। इसमें जो है रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। रूसो ने अपनी एक किताब लिखी, सामाजिक अनुबंध जिसको कहते हैं। रूसो की किताब का नाम है। जॉन लॉक ने जो बुक लिखी, जॉन लॉक की किताब का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। और जॉन लॉक रूसो ने लिखा सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्टैक्ट। और रूसो की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस तरह इन तीनों ने अपनी अपनी किताबों के माध्यम से जो विचार दिए, उसमें पहला विचार है लॉक का कि राजा में कोई दैवी शक्ति नहीं है। रूसो ने ये कहा कि जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था कि जो शक्ति है वो 3 चरणों में बटी होनी चाहिए, यानी राजनयिक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, जैसे कि अभी है। इस तरह से इन तीनों के जो विचार थे उसी के अनुसार अमेरिका के 13 उपनिवेश आज़ाद भी हुए थे। इस तरह दार्शनिकों के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा और लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए जो कर लगाए गए थे फिर से और विशेषाधिकार, उसके विरुद्ध लोगों को जगाने का काम किया इन दार्शनिकों ने। इस तरह लोगों को यह समझ में आया कि राजा हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे कारण हैं। इन सारे कारणों के कारण जन सामान्य लोगों में या तीसरे स्टेट के लोगों में, थर्ड जो वर्ग था, उस वर्ग के लोगों में, कारीगरों में, किसानों में, मजदूरों में जागरूकता आई और लगा कि समाज में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस विचारधारा को लेकर के दार्शनिकों ने स्वतंत्र प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा राजा मन मर्जी कर लगा रहा था। लुई 16 जो था, लुई 16 मन माना कर्ज नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एक स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ती। स्टेटस जनरल की बैठक यानी इसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। इसकी बैठक बुलानी पड़ती थी। प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाए बगैर राजा कर नहीं लगा सकता था और ये सब बैठक 1614 ईस्वी से नहीं बुलाई गई थी। 1614 ईस्वी से ये बैठक नहीं हुई थी। तो 1614 ईस्वी से जब ये बैठक नहीं बुलाई गई तो इसके बाद 5 मई को 1789 ईस्वी को इसकी बैठक बुलाई, प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई करों को लगाने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है बैठक बुलाई क्योंकि इस बैठक के लिए बहुत तैयारियां की गई। तो राज दरबार में बहुत सारी तैयारियां की गई और 300 प्रतिनिधि, प्रथम स्टेज के यानी पादरी वर्ग के 300 लोग, फिर कुलीन वर्ग के 300 लोग आए और ये आमने सामने की सीट पर बैठे। 600 लोग थर्ड स्टेट के लोग आए जिन्हें इन लोगों के पीछे खड़ा किया गया, उन्हें बैठने नहीं दिया गया। और इस थर्ड स्टेट के लोग में जो ऊपर के वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे यानी कि मध्यम वर्गीय लोग ही ज़्यादा थे, इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। इस तरह से तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे या मध्यम वर्ग के लोग कर रहे थे जो शिक्षित थे, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग जो तृतीय वर्ग के ही थे, थर्ड स्टेट के थे, किसान, औरतें और कारीगर, इन्हें तो आने ही नहीं दिया गया, इन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो ये एक और असमानता की बात हो गई क्योंकि प्रतिनिधि सभा की बैठक तो बुलाई गई लेकिन उसमें कुलीन वर्ग के 300 लोग, जिसमें 300 पादरी, 300 कुलीन राजदरबारी लोग और 600
तृतीय स्टेट के लोग को बुलाया गया, लेकिन 600 लोगों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग ही थे। किसान, औरतें और कारीगरों को बैठक में नहीं बुलाया गया। बैठने का भी इंतज़ाम राज दरबार में ऐसा हुआ कि आमने सामने ये लोग बैठे, ऊपर के वर्ग के लोग, और उसके पीछे 600 लोग जो पढ़े लिखे थे उन्हें खड़ा किया गया। और सॉरी और लेकिन जो लोग नहीं आए थे, इन लोगों की मांग को लेकर, डिमांड को लेकर लगभग 40,000 डिमांड की एक लिस्ट थी, जिसे लेकर के मध्यम वर्ग के लोग आए थे। तो यहाँ पे क्या था कि लुई 16 ने अपनी प्रथा के अनुसार, उस समय क्या था कि सबको, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये जो प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई, इसमें सबको अधिकार नहीं था, बल्कि ये कहा गया था कि स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी ये एक वर्ग एक मत देगा, फिर ये वर्ग एक मत देगा, और ये वर्ग एक मत देगा, मतलब एक एक वोट देगा। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस बार भी लुई 16 ने इसी प्रथा का पालन किया था। शुरू से यही चलता रहा था। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग थे, ये मध्यम वर्ग के लोग, इन्होंने ये मांग रखी कि पूरी सभा, जितने भी सभा में लोग हैं मौजूद, द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब वोटिंग हो, हर व्यक्ति वोट दे, माने जितने भी प्रतिनिधि शामिल हुए इस बैठक में सभी को वोट देने का अधिकार मिले। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप वो मांग कर रहे थे, सिद्धांत के अनुरूप वोटिंग की मांग कर रहे थे। वो कौन? मध्यम वर्ग। तो अनुरूप ही मत दिया जाए, ये मांग थी मध्यम वर्ग की। और इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने भी, अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने भी इस बात का जिक्र किया था। तो जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट, लेकिन सम्राट ने या लुई 16 ने इस बात को नहीं माना और उसने अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से चले गए। यानी ये बैठक नहीं हो पाई, वो लोग सभा से निकलकर चले गए। इस तरह तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। वो चाहते थे कि हम ही, मतलब हम लोग पूरी फ्रांसीसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस विरोध को नहीं माना और ये बैठक वहीं स्थगित हो गई। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। मैंने वर्साई में जहाँ राज दरबार था वहाँ पे 20 जून को, यानी 20 जून 1789 ईस्वी को ये सारे लोग जो मध्यम वर्ग के थे, ये लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए जो वर्साई में था। उन्होंने वहाँ जाके नेशनल असेंबली घोषित कर दिया अपने आप को ही नेशनल असेंबली मतलब राष्ट्रीय सभा। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और ये शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बन जाता है तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। माने हम लोगों की ये जो सभा है ये भंग नहीं होगी। इस तरह नेशनल असेंबली नाम से उन्होंने अपने को घोषित कर दिया और ये कहा कि जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग नहीं। उनका नेतृत्व, इस मध्यम वर्ग का नेतृत्व, मतलब इसके लीडर थे मिराब्यो और आबेसिए। ये दो लोग, आबेसिए, ये दोनों लीडर थे। ने किया मिराब्यो भी कुलीन वर्ग में था लेकिन फिर भी, और आबेसिए जो था वो पादरी था मूलतः, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिल करके लोगों को जागरूक किया और ये बताया कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे। इस वक्त नेशनल असेंबली जो था संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगा हुआ था। पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। इस तरह जब इस वर्ग के लोगों ने लोगों को जगाया तो पूरे फ्रांस में आंदोलन होने लगा और कीमतें भी अधिक बढ़ रही थी, बेकारी की समस्या थी और जितने भी ब्रेड बनाने, वहाँ ब्रेड मुख्यतः खाद्य पदार्थ था जिसकी कीमत बढ़ गई थी। तो बेकरी की दुकान जो थे वहाँ औरतों को घंटों लाइन लगना पड़ता था और कीमत हाई होने के कारण औरतों ने विद्रोह कर दिया। इस तरह क्योंकि औरतों का मुख्य समस्या थी अपने घर में डेली के नाश्ते की और नाश्ता बनाना उन्हीं का काम था और ब्रेड न मिलने के कारण उनका रोष बहुत ये हो गया और इस तरह वो विद्रोह कर उठी। तो इस तरह औरतों ने भी विद्रोह में शामिल
अपना हिस्सा किया। और 14 जुलाई को इसी सब के कारण, और अंदर हम गांव में जाएं तो देहातों में भी जितने भी किसान थे, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, कामगार हो या नौकर हो, नीचे के वर्ग के लोग भी पूरी तरह से, चाहे वो जागीरों के मालिक थे या नहीं थे, उन्होंने भी पूरा विद्रोह कर दिया था लुई 16 के खिलाफ, या राजा और चर्च के खिलाफ। इस तरह से हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी में पूरा फ्रांस क्रांति की अग्नि में, यानी तृतीय स्टेट के लोग जो थे, तीसरे वर्ग के जो लोग थे, वो लोग क्रांति कर रहे थे। और इसी की परिणति हुई जब 14 जुलाई को 1789 में ईस्वी को बास्तील का पतन हो गया। यानी किला था, बास्तील का किला वर्साई में, उस किले पर को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि लुई 16 ने भी अपनी सेना को आज्ञा दे दी थी कि वो वर्साई में घुस जाए और लोगों की क्रांति को रोके, कम करे। इसकी परिणति ये हुई कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील का पतन हो गया। बास्तील का पतन यानी यहाँ जो किला था ये मेन है, यही क्रांति की चरम सीमा थी। ये फर्स्ट देखिए, जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हुआ है वहाँ पे इसी की का जिक्र है कि बास्तील का पतन हुआ, यानी बास्तील के किले को तोड़ डाला गया, ढहा दिया गया इसको। और ये किया तृतीय स्टेट के आमजनों ने, और इस तरह से ये क्रांति हुई। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे दूसरे दिन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा आज क्रांति कैसे हुई, क्या क्या इसके कारण थे, समाज कैसा था, लुई 16 कैसा था, उसे कितना कर लगाया उसने, कितने प्रकार का, लोग आम जनता क्यों असंतुष्ट थी, और इन सब कारणों से बास्तील का पतन या बास्तील के किले का पतन हो गया 14 जुलाई को, और क्रांति हो गई। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।